नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिया और क्रिएटिनिन के बारे में और जानेंगे कि कैसे एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने यूरिया को डाउन कर सकता है, अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकता है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। बढ़ते हुए लेवल यूरिया और क्रिएटिनिन की चिंताजनक बात होती है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। मगर अगर आपको ये पता हो कि यूरिया को कैसे डाउन करना है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है, तो काफ़ी हद तक आप उस पर कंट्रोल लेकर आ सकते हो। इसी तरह से क्रिएटिनिन के बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखोगे तो इसे कंट्रोल करना आप सभी के लिए आसान हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज यूरिया से और यूरिया को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यूरिया बनता कहाँ है और क्यों बनता है। हम कुछ भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के लिए हमारे लीवर में ज़रूर जाता है। लीवर ही इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और उसे काम करने लायक बना पाता है और वही एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को चलाती है, रन करती है। मगर जब हमने कुछ खाना खाया, लीवर ने उसमें काम किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, तो उस प्रोसेस के अंदर लीवर यूरिया बनाता है। अब आप सोचोगे कि यूरिया तो बनाएगा, हम खाना तो खाएंगे, तो लीवर तो यूरिया बनाएगा। इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों से कि हम क्या खा रहे हैं। मान लो कि आपने एक रोटी खाई तो यूरिया बनेगा, आपने एक पूड़ी खाई तो भी यूरिया बनेगा। मगर जब आप पूड़ी जो आप फ्राइड करके खा रहे हो उसमें ऑयल जा रहा है तो लीवर को उस पर ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी उस पर एक पूड़ी को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा यूरिया बनाना पड़ेगा। तो हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उन्हें डीप फ्राइड आइटम्स को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आप डीप फ्राइड ऑयली सब्सटेंस खाओगे उतना ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में जाएगा। उस फैट को लीवर में जाकर डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा यूरिया क्रिएट होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम किडनी फेलियर के पेशेंट यूरिया को डाउन करने के लिए क्या करेंगे? खाने में जितना भी ऑयली सब्सटेंस है, तला हुआ है, भारी सामान है, सब बंद कर दो। भटूरे हो गए, आपकी पूड़ियाँ हो गई, कचौड़ियाँ हो गई, भुजिया हो गई, तली हुई, सब बंद। क्योंकि जितना आप ज़्यादा तला हुआ खाओगे उतना ज़्यादा यूरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो यही एक चीज़ है जो हम यूरिया को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा में कुछ भी करते हैं यूरिया को फर्दर डाउन करने के लिए, उससे हमारी बॉडी को हार्म ज़रूर होगा, क्योंकि हमारी बॉडी बिना खाने के बिना नहीं चल पाएगी। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाना ज़रूरी है, हम उसको देंगे, उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बॉडी में थोड़ा बहुत प्रोटीन जो हम देते हैं कुछ केसेस के अंदर, वो भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने खाने पीने के अंदर, तो वह है फैट, कि हम कितने अमाउंट में फ़ैट अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। इससे ज़्यादा परहेज़ यूरिया को डाउन करने के लिए जब भी आप करोगे, यानी आपने रोटी छोड़ दी, उबला हुआ खाना खा रहे हो, या फिर आपने प्रोटीन पूरी तरह से बंद कर दिया, बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी प्रोटीन नहीं डाल रहे, तो आप क्या देखोगे कि आपके यूरिया लेवल कुछ टाइम के लिए डाउन होंगे, 15-20 दिन, महीना भर, बट उसके बाद आपकी बॉडी में इतनी वीकनेस जनरेट होगी, क्योंकि बॉडी में ना आपने कार्बोहाइड्रेट डाले ना आपने प्रोटीन डाला, तो आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी। और इन पे चलने वाले सिस्टम, जैसे हमारा ब्लड बनना वो बंद हो जाएगा, बॉडी में अंदर टोटल प्रोटीन वो कम हो जाएगा, हमारे लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी, वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से आपने अपने खाने को बैलेंस डाइट में रखना है। बैलेंस डाइट के बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप थोड़ा सा सब्र रखिए। अब चलते हैं क्रिएटिनिन के ऊपर। ये क्रिएटिनिन एक ऐसी चीज़ है जो किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत ज़्यादा डराती है। बढ़ते हुए लेवल, हाय मेरे लेवल बढ़ते जा रहे हैं, मुझे डायलिसिस करवाना पड़ेगा। बात सही है, बट इस क्रिएटिनिन को समझने की कोशिश बहुत कम किडनी फेलियर के पेशेंट करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्रिएटिनिन आता कहाँ से है, क्यों बनता है, किस वजह से बनता है। तो क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है। यानी अगर हम अपनी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन डालेंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होगा हमारी मसल्स में, हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डाइट में प्रोटीन के पार्ट को डाउन कर देते हैं। अब इसको हम दो तरीके से डाउन कर सकते हैं, या तो हम पूरा प्रोटीन बंद कर दें या फिर हम पार्शियल रखें। अगर आपकी ब्लड की रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन पूरा आ रहा है ना, आप अपना KFT करवाते हैं, KFT में जहाँ क्रिएटिनिन होता है, यूरिया, तो उसके नीचे देखिए वहाँ पे TP करके ये टोटल प्रोटीन लिखकर आपको एक फिगर दिख रही होगी। अगर आपका टोटल प्रोटीन 6.5 के आसपास है, 6.7, 6.9, 7, तो यानी आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन पूरा है। आपकी बॉडी को इतना प्रोटीन है कि वो अपने सारे फंक्शंस को आराम से कर पाएगी, उसे एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस के अंदर, किडनी फेलियर के अंदर, हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं, आप प्रोटीन फ्री डाइट पर आ जाओ। यानी हम रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, हम अपने बेक्ड पराठा लेंगे सूखे बिना घी तेल के, हम अपने फ्रूट्स खाएंगे, हम अपने सैलेड्स खाएंगे, बट हम
दालें, पनीर, दूध की बनी हुई आइटमें बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में तो प्रोटीन पूरा है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन नहीं बनेगा, और ये फ़ायदा क्या करेगा कि आपके लेवल्स को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर जाएगा, पहली चीज़। अब एक केस और होता है जहाँ पर हमारे यूरिन के रास्ते प्रोटीन इतना लीक हो रहा है, इतना लीक हो रहा है, इतना लीक हो रहा है कि बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन ही कम हो गया, यानी कच्चा माल ही कम है। क्योंकि टोटल प्रोटीन से आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं बनता, आपकी बॉडी में हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, सब कुछ उसी से बनता है। हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर हैं, हमारे जो सब कुछ फंक्शन चल रहे हैं वो प्रोटीन बेस्ड किसी न किसी कंपाउंड के ऊपर चल रहे होते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे तो पेशेंट का प्रोटीन कम होता चला जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की लीकेज हो रही है यूरिन के रास्ते, और ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। प्रोटीन कम होने की वजह से स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, खून बनना बंद हो जाएगा, नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट को लाइट प्रोटीन पर रखा जाता है। अब ये लाइट प्रोटीन क्या होता है, हम तो ने कभी सुना नहीं। ऐसा प्रोटीन जो डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होता है, यानी इतना आसान होता है कि हम बुखार में भी उसे डाइजेस्ट कर जाएं, तो ये जो प्रोटीन होता है ये सबसे बेस्ट होता है हर किसी के लिए। तो अब इसमें कौन से हमारे प्रोटीन के सोर्सेस आते हैं, इसमें आती हैं दालें। अगर आप दाल लेते हैं, आप पत्ती दाल लेते हैं, डेली बेसिस पे ले लेंगे, तो आपको जो हम लीकेज कर रहे हैं उसका कंपनसेट हो जाएगा, बॉडी में किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। इसी तरह से एक लाइट प्रोटीन होता है दूध, और खासकर गाय का दूध, क्योंकि गाय का दूध बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, 102 का भी बुखार होता है, तो भी मम्मी कहती है बेटा दूध पे ले, खिचड़ी खा ले। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबको पता है कि ये इतने लाइट प्रोटीन है कि इन्हें डाइजेस्ट करना आसान है। हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म पे जोर नहीं जाएगा, हमारे लीवर पे जोर नहीं जाएगा, हमारे लीवर ज़्यादा अमाउंट में यूरिया नहीं बनाएगा, हमारी बॉडी में ज़्यादा क्रिएटिनिन नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर जाएगी। उसके पास एक्सेस में कुछ नहीं बचेगा कि उसको क्रिएटिनिन बनाने के लिए भेजना पड़े। इसी वजह से अगर आपका टोटल प्रोटीन कम है, उस केसेस के अंदर लाइट प्रोटीन की डाइट आप लेंगे, जिससे आपके डे टू डे की जो फंक्शंस हैं बॉडी के, जो प्रोटीन पे डिपेंडेंट हैं, उनमें किसी टाइप की हिंड्रेंस यानी रुकावट ना आए। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि क्रिएटिनिन तो बनेगा, क्योंकि वहाँ जब तक हमारे शरीर में मांसपेशी है क्रिएटिनिन बनेगा, बट एक्सेस में नहीं बनेगा। तो हम प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करके केस टू केस अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ज़्यादा ना बने। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन लेवल, बढ़ता हुआ यूरिया लेवल आपको ना सिर्फ फिजिकली परेशान करता है, आपको मेंटली भी परेशान करता है। तो अगर आपके बेसिक्स ठीक है, आपको नॉलेज है अपनी बीमारी के बारे में, वो चीज़ कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, तो आप उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल तो कर ही लेते हैं ना। अब हमने इस वीडियो में बात की थी बैलेंस डाइट के बारे में, कि एक बैलेंस डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए क्या होनी चाहिए। अब ये जो टॉपिक है डाइट को लेके, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अब इसमें हमें फ्रूट्स के बारे में जानना है, हमने इसमें कौन सा अन्न खाना है उसके बारे में जानना है, तो रिक्वायरमेंट पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी जो डिटेल वीडियो है, इस वीडियो के बाद अब आप पूरी वीडियो देखिए। इसके में अंदर पुरानी वीडियो का एक पूरा का पूरा पैकेज लगा रहे हैं, जिससे आपको ये पूरी वीडियो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर का पेशेंट कौन कौन से फ्रूट्स खा सकता है, कौन कौन सी वेजिटेबल्स खा सकता है। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बॉडी में गंदगी इकट्ठी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण हमारा खाना पीना भी होता है। अगर हम खाना पीना सही तरीके से नहीं खाते, किडनी के काम ना करने की वजह से बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। जब हम फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो फ्रूट्स में हमें एक छोटा सा ध्यान रखना होता है कि हमने कोई भी खट्टा फल नहीं खाना होता। जैसे संतरा है, मौसमी है, कीनू है, आम है, अंगूर है। अब सवाल उठता है कि हम खट्टे फल क्यों नहीं खा सकते, एक किडनी फेलियर पेशेंट को हम खट्टे फल क्यों नहीं दे सकते। किडनी फेल जब किसी की होनी शुरू होती है तो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो यूरिया हो। मगर हमारी किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी कर रही होती है, वो है हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। अगर हमारी ब्लड का पीएच बिगड़ जाता है तो उससे हमारी पूरी बॉडी पे उसका बुरा असर पड़ता है। अब किडनी क्या करती है कि जितना भी एसिड हमारी बॉडी में बन रहा होता है उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालती रहती है। अब किडनी तो काम कर नहीं रही, किडनी का तो काम कर रही है। जब किडनी कम काम कर रही है तो किडनी का ये काम कि एसिड को बाहर निकालने वाला ये भी कम हो गया। अब जब किडनी ने एसिड कम निकाला तो वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो गया, ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो गया, और जैसे जैसे वो इकट्ठा होता चला गया ब्लड एसिडिक हो गया,
है ना। अब जब एसिडिक ब्लड, तेजाबी ब्लड हमारी किडनी में जाएगा तो क्या होगा, किडनी को तेजी से डैमेज करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब क्रिएटिनिन लेवल 3, 3.5, 4 के आसपास आ जाता है तब जाके ब्लड इतना एसिडिक होना शुरू हो जाता है कि आपकी किडनी को वो तेज़ी से ख़राब करना शुरू करता है। तो हम पेशेंट में क्या देखते हैं कि लेवल 3, 3.5 तक बहुत धीरे धीरे आए, कई साल लिए, मगर जैसे 3.5 को क्रॉस करता है तो क्या होता है कि 3.5 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ये बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में जो लेवल हैं वो 4 से सीधा 8 तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था। अब समझो कि हमने आपको खट्टे फल क्यों बंद किए थे। बॉडी में तेजाब है, खट्टे फल के अंदर भी तेजाब है। जब आप ऐसी बॉडी के अंदर जहाँ पे बॉडी में ऑलरेडी तेजाब इकट्ठा हुआ है, खट्टे फल खाओगे तो क्या होगा, तेजाब की मात्रा बढ़ेगी। नुकसान क्या होगा, किडनी तेजी से खराब होनी शुरू होगी। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को सारे के सारे खट्टे फल पूरी तरह से मना होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर साहब ने सारे ही खट्टे फल बंद कर दिए तो हम फल कौन से खाएं। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें एप्पल अलाउड है, पपाया अलाउड है, खरबूजा है अलाउड है, शरीफा भी आया हुआ है वो आप खा सकते हो। फ्रूट्स की जगह आप सैलेड का भी यूज़ कर सकते हो, गाजर, मूली, खीरा, इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास फूड का ऑप्शंस होता है, हमने बस ध्यान क्या देना है कि हमने खट्टे फल नहीं खाने। आप चीकू खाइए कुछ नहीं होगा, नाशपाती खाइए कुछ नहीं होगा, मगर जैसे ही आप आम खाना शुरू करेंगे क्रिएटिनिन लेवल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से खट्टे फल पूरी तरह से बंद। अब फलों के साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, वो है पोटेशियम। अब पोटेशियम के बारे में हम पिछली वीडियोस में बहुत कुछ बता चुके हैं कि पोटेशियम हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो जब हम कोई खाने पीने की चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पूरी तरह से अवॉइड करना होता है जो कि पोटेशियम में रिच होते हैं, जैसे केला, कीवी, एवोकेडो, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर हो गई आपकी, नारियल हो गया, नारियल पानी हो गया, इनको बस निकाल दो। बाकी जितने भी फ्रूट्स आपके आसपास बचते हैं आप वो सारे के सारे ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम फ्रूट जो खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, नाशपाती खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, कितनी मात्रा में। तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को फ्रूट्स का एक बड़ा बाउल जो होता है फ्रूट्स का ले सकते हो, इसको मिक्स कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा आपने अनार लिया, थोड़ा सा सेब लिया, थोड़ा सा आपने इसमें नाशपाती डाली, तो इस तरह से मिक्स करते हुए चाट की तरह उसको ले सकते हो। बट इसमें नमक वमक नहीं डलेगा, नॉर्मल फ्रूट्स की तरह हम उसको खाएंगे, जिससे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट्स के जो विटामिन हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम करती रह पाएगी। तो ये तो बात हो गई फ्रूट्स की कि कौन से फ्रूट्स खाने और कौन से फ्रूट्स नहीं खाने। नहीं खाने तो क्यों नहीं खाने। अब चलते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर कि वेजिटेबल्स को जब हम लें तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वेजिटेबल्स कभी खट्टी नहीं होती, राइट ना, कोई भी खट्टी नहीं सिवाय टमाटर को छोड़कर। तो टमाटर को हम बाहर कर देंगे, कच्चा टमाटर नहीं खाएंगे। सब्जी के अंदर हम टमाटर थोड़ी कम मात्रा में ले लेंगे और ना ही टमाटर की सब्जी बना के खाएंगे। एक छोटा सा ध्यान सब्जी का दिए रखना है। अब दूसरा ध्यान क्या रखना है कि कोई भी हाई पोटेशियम सब्जी हमने नहीं खानी। जैसे हमने फ्रूट्स में अवॉइड किया था वैसे ही हम वेजिटेबल के अंदर हाई पोटेशियम सब्जियों को अवॉइड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब हाई पोटेशियम सब्जियां कौन सी होती हैं, ये तो हमने बताई नहीं। तो कोई भी सब्जी जो ज़मीन के नीचे लग रही है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमिकंद है, कचालू है, ज़मीन के नीचे लगी। अब मिट्टी के अंदर पोटेशियम होता है, तो जब कोई सब्जी मिट्टी में के अंदर लगती है तो मिट्टी में लगने की वजह से उसमें पोटेशियम ज़्यादा आ जाता है। तो हम सारी ज़मीन से नीचे लगने वाली सारी सब्जियों को क्रॉस मार देंगे। इसमें एक सब्जी है जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, आलू। आलू कैसे खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं कि हमने और कौन सी सब्जियों को नहीं खाना। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, ये आप खा सकते हो किसी के साथ मिक्स करके, मगर इनकी चटनी और साग नहीं खा सकते। यानी पालक और गाजर मिक्स करके मैं खा सकता हूँ, कोई सब्जी उसकी बना के खा सकता हूँ, मगर मैं पालक का साग नहीं खा सकता। इसी तरह से चाहे वो आपका पुदीना है, पुदीने की चटनी नहीं खा सकता, बट मैं पुदीने को पराठे में या रोटी के अंदर इसको गुथवा कर मैं ले सकता हूँ। धनिया की आप रोटी खा सकते हो, मगर धनिया की चटनी नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे हम उसकी चटनी बनाएंगे, साग बनाएंगे, तो क्या होगा, इतना सारा हम धनिया लेंगे, इतना सा बन जाता है, तो पोटेशियम बहुत कंसंट्रेटेड अमाउंट में बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। तो पत्तेदार सब्जियों के साथ ध्यान के रखना है कि ड्रेसिंग के लिए थोड़े 2-4 पत्ते थोड़ा थोड़ा फ्लेवर के लिए हम खा सकते हैं, मगर उनकी चटनी और साग बनाकर हम
नहीं खाएंगे। इससे क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा नहीं जाएगी, और अगर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में चली जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, डेथ हो जाती है। इसी वजह से आपको इन सब्जियों से बचने के लिए हम आपको कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, डॉक्टर साहब ने तो पत्तेदार सब्जी बंद करवा दी, ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्जियां बंद करा दी, अब बची तो बची कौन सी, है ना? ऐसा नहीं है। बाकी जितनी भी सब्जियां आपको नज़र आती हैं, चाहे वो आपकी बीन्स हो गई, चाहे घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैंगन, टमाटर, भिंडी, बाकी जितनी भी सब्जी हैं सारी की सारी आप ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी मात्रा में ले सकते हो, क्योंकि सब्जियां जाएंगी, विटामिन मिनरल्स जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट जाएंगे बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी को, हमारी किडनी को बेटर काम करने की क्षमता मिलती रहती है। अब इसके साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, और वो है फ्रूट जूसेस, कि आप अगर किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप फ्रूट खा सकते हैं, एक बाउल फ्रूट ले सकते हैं, मगर फ्रूट जूस नहीं ले सकते। इसी तरह से आप वेजिटेबल खा सकते हैं, मगर वेजिटेबल का जूस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसको हम अभी आपको समझाएंगे। इसके बाद हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि हमने गुड़ नहीं खाना होता। अब गुड़ बना है गन्ने से, है ना? अब सोचो गन्ने का जो गुड़ बनता है वो कैसे बनता है। मैं एक गन्ना लेकर आता हूँ, मैं गन्ने का जूस निकालता हूँ, उस जूस को मैं पकाता हूँ और थोड़ा सा गुड़ बन जाता है। यानी जो पूरे गन्ने में पोटेशियम था, इतने बड़े गन्ने में जो पोटेशियम था वो इतने से गुड़ की डली के अंदर आ जाता है। अब जरा इतना सा गुड़ जब हमारी बॉडी में जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम अंदर लेके जा रहा होता है, और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से गुड़ आपका मना होता है, और इसी वजह से आपके जूसेस भी मना होते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एप्पल खा रहा हूँ तो एक एप्पल का पोटेशियम मेरी बॉडी में जा रहा है, मगर अगर मैं एक कप एप्पल जूस ले रहा हूँ तो 3-4 एप्पल जो लगे एक कप जूस बनाने के लिए, उनका पोटेशियम मेरी बॉडी में जा रहा होता है, जो कि सही नहीं है। इसी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप खा सकते हैं, पी नहीं सकते। अब चलते हैं सब्जियों के राजा के ऊपर, आलू। हर सब्जी में चला जाता है, पेशेंट परेशान हो जाते हैं। अगर उनको आलू की वैरायटी मिल जाए तो वो खुश हैं, अगर आलू निकाल दे तो कहते हैं कि सब्जी बची ही नहीं। तो अगर आपका पोटेशियम का लेवल ठीक है, नॉर्मल रेंज में है, तो आपको आलू खाने की परमिशन मिल सकती है। मगर कैसे? आलू आप लेंगे, उसको छीलेंगे, उसकी जो स्किन है वो उतारेंगे, उसे चॉप करेंगे, और उसके बाद उस कच्चे आलू को आप पानी में छोड़ देंगे। पानी में छोड़ने से क्या होगा कि पोटेशियम जो कि पहले आलू में था वो निकलकर पानी में आ जाएगा। आप इसमें पानी को हम फेंक देंगे, तो जो आलू के अंदर पोटेशियम था वो तो हमने पानी में फेंक दिया। अब जो आलू बचा है वो सिर्फ स्वाद का बचा हुआ है, टेस्ट के लिए बचा हुआ है। तो ऐसे आलू को आप ले सकते हो। आलू को कम से कम 3 से 4 घंटे ठंडे पानी में रखना होता है। ठंडे पानी में रखेंगे तो उसमें पोटेशियम जो है निकल कर पानी में आ जाएगा, तो पानी को आप फेंक देंगे तो पोटेशियम आलू में कम, और वो आपके खाने लायक बन जाता है। मगर आपने इसे रोज़ रोज़ नहीं करना होता। हफ्ते में 1-2 बार 3 बार ठीक है, पर तीनों टाइम अगर आप ऐसे करके आलू की सब्जी बनाएंगे तो वो पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि आलू पोटेशियम का हाई सोर्स होता है और हमने वो नहीं लेना होता। अब खाना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है इसको समझना भी ज़रूरी है। अगर खाना गलत तरीके से खाओगे, दिक्कतें आपको पता है कि क्रिएटिनिन लेवल नहीं संभलेगा, पोटेशियम नहीं संभलेगा, कॉम्प्लिकेशन आएगी। खाना अगर कम खाओगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि किडनी हमारी ख़राब है, वीक है। खाना कम खाया, किडनी को कम ताकत मिली, किडनी कम काम करेगी, बॉडी में वीकनेस आएगी, बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि हम बॉडी को कभी रिवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी को ठीक रखने के लिए ठीक खाना खाना, बैलेंस डाइट खाना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मस्ट होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे हैं, हमारा क्रिएटिनिन लेवल क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर आप घिया तोरी टिंडा सिर्फ ये 3 सब्जी हल्दी और नमक के साथ, मिनिमम मसालों के साथ खाते हो, तो क्या होता है कि पहले महीने तो आप खा लेते हो जैसे तैसे मन मार के, तो धीरे धीरे आपकी जो भूख है सब्जी को देख के ख़त्म हो जाती है। भूख लगी है, सब्जी आई, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं है ना, फ्लेवर नहीं है, वैरायटी नहीं है, तो क्या होता है कि हम खाना कम करते चले जाते हैं। पहले 2 रोटी खाते थे, फिर 1 पे आते हैं, फिर आधी पे आते हैं, फिर ऑलमोस्ट नाक के बराबर बस डुबो के खा लेते हैं। अब जब हमने खाने को इतना कम कर दिया तो क्या होता है कि बॉडी का वेट बहुत तेज़ी से डाउन होना शुरू हो जाता है, बहुत कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल फंक्शन करने के लिए खाना नहीं जा रहा तो क्या होता है कि किडनी भी तेज़ी से ख़राब होनी शुरू होती है, क्रिएटिनिन तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। पहले वो नीचे जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि क्रिएटिनिन जो है
वो वेस्ट मटेरियल है, कहाँ बनता है? मसल्स में बनता है। तो अगर आपकी मसल्स कम हो रही हैं तो हिंदी में कहावत है ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यही कहावत हमारी बॉडी पे भी लगती है, ना होगी मांसपेशियाँ ना बनेगा क्रिएटिनिन। तो पहले महीने में क्रिएटिनिन नीचे जाएगा, दूसरे महीने में भी हो सकता है कि वो नीचे जाए, मगर तीसरे महीने आते आते क्रिएटिनिन दोबारा से पहले से भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने से तो आपने ढंग से खाना नहीं खाया। किडनी को जो ताकत मिल रही थी वो भी बंद हो गई, किडनी जो काम कर रही थी उसने वो भी बंद कर दिया, और आपके लेवल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो लोग कर चुके हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एक तरफ कुआं हुआ, खाना ज़्यादा खाया तो दिक्कत, सही तरीके से नहीं खाया तो दिक्कत, खाना कम खाया तो दिक्कत। तो हमें बीच का रास्ता इस्तेमाल करना होता है, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमारी कंडीशन ख़राब ना हो, कम से कम खाने पीने के गलत प्रयोग से ना हो, क्योंकि ये चीज़ एक हमारे हाथ में है। डॉक्टर दवाई दे सकता है मगर खाना तो आप सेलेक्ट करते हैं ना, आप लेकर आते हैं मार्केट से, आप बनाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि खाने को बहुत कम नहीं करना, जो वैरायटी दी गई है उसको अच्छी तरह से रोटेशन में खाना है कि बॉडी में सारे विटामिन मिनरल जाते रहें। कोई एक सब्जी, कोई एक टाइप का खाना आपने कॉन्टीन्यूसली लंबे टाइम तक नहीं खाना, क्योंकि उससे कंडीशन कभी भी ठीक नहीं होगी, खराब ज़रूर होगी। अब अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको गौर से देखिएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ किडनी फेलियर के पेशेंट जिन्होंने बिना खाना पीने को बहुत ज़्यादा बदले अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन किया। लेवल 13 था और 1-2 महीने के अंदर लेवल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, वो कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1। जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी, बुखार भी था उस टाइम में जी सर। आपको? और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है, अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ। कब से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर जी का जो क्रिएटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर। इनकी एक खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है, बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर रही थी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ, क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजीनियरिंग में फेर दिखाते हुए जो ट्रीटमेंट शुरू किया, और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं, जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए। बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है।
और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि AKI क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पेन किलर्स हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड हो तो हमारे डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें कॉल कर उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये तो एक केस हुआ, विश्वास नहीं हो रहा हुआ आपको, अब मैं चाहता हूँ आप एक और देखो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ हैं शाहबुद्दीन जी। शाहबुद्दीन जी की जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 1 महीने पहले 13 का लेवल था और ये आज हमारे पास 1 महीने बाद आए हैं अपनी फ्रेश रिपोर्ट लेकर और आज उनका क्रिएटिनिन लेवल आ रहा है 2.18। ये जो 13 से 2 तक का जो हमारा क्रिएटिनिन डाउन गया, इसको पहले जानते हैं शाहबुद्दीन से, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने कैसे अचीव किया। तो शाहबुद्दीन जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? असल में मेरे पेन हुआ था किडनी में और वो पथरी का पेन था। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर मैंने जो है फिर टेस्ट कराया और डॉक्टर को दिखाया मेरठ में। वहाँ दिखाने के बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट जब आई तो वो क्रिएटिनिन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। कितना था उस टाइम में लेवल? उस टाइम 7.8 था। 7.8। हाँ, फिर 2 दिन के बाद ही फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो फिर 11.8 हो गया था। अच्छा, जब आप साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब लेवल क्या थे? जी, साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब आपके क्रिएटिनिन का लेवल कितना था? हाँ, उस वक्त जब यहाँ हम आए तो उस वक्त नहीं 13 था। 13 के आसपास आपका लेवल था। हाँ, 13 हो गया था। 13 का लेवल था हमारा। और तो डॉक्टर्स ने कुछ बोला होगा जब आपके लेवल इतने बढ़ रहे थे, कुछ बताया था कि क्या करना है? हाँ, उन्होंने तो डायलिसिस बताई थी। डायलिसिस करने के लिए आपको बोल तो हम वहाँ डायलिसिस न करा के फिर हम आपका पता लगा। ओके। तो फिर हम यहाँ आपके पास आए और फिर जब दवा शुरू हुई तो जब मैं यहाँ आया था पहली बार तो उस वक्त वीकनेस काफ़ी थी और पीलापन था चेहरे पे भी काफ़ी। लेकिन जैसे ही मतलब 2-3 दिन दवा खाई तो 2-3 दिन में काफ़ी मतलब क्या चेंजेस नजर आए थे आपको? हाँ, एक तो मुझे जो है मैं खाना जो है बिल्कुल कम खा रहा था। अच्छा। तो दवा जब शुरू हुई तो मुझे भूख भी लगना शुरू हुई। ठीक है। आधी रोटी से 1 रोटी पे आया, फिर धीरे धीरे भूख बढ़ती चली गई तो चेहरे का रंग भी बदलना शुरू हुआ। और फिर जो है जब टेस्ट कराया क्रिएटिनिन तो काफ़ी कम हो गया बीच में। कितने दिन बाद आपने टेस्ट करवाया था? हमने कराया था 4 दिन बाद 4 दिन तो 11 पर आ गया था। 4 दिन में 13 से 11। 11 पे। और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट बीच में और करवाए थे? हाँ, बीच में भी कराया टेस्ट। फिर कितना आया था नेक्स्ट टाइम? फिर ये 8 पर आया। 8 पे आया, फिर 5 पे आया। अच्छा जी, अभी कितना लेवल है? अब 1.18 है इस पर। 1.18 जी, 2.18। 2.18 और ये हमारा 13 से 2.18 कितने टाइम में गया? ये तकरीबन 1 महीना 7 दिन में। 1 महीने नहीं, 7 1 महीने में हो गया था। 1 महीने में। 1 महीने में हम 13 से लेवल हो गया 2। ठीक है। और अभी कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो शरीर के अंदर? अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? किसी तरह की कंप्लेंट, कोई नहीं। दर्द? कोई दर्द नहीं है। दर्द नहीं है। हमने अब जब एक्सरे करवाया इसमें स्टोन भी नहीं आया इस बार? ना स्टोन भी नहीं आया। ठीक है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है साइंस इंजीनियरिंग के साथ, कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और इससे हमें बड़ी मतलब खुशी हुई और मैं दूसरे लोगों को भी यही मशवरा दिया जो इससे मतलब पीड़ित हैं कि भाई आयुर्वेदिक में आए और आयुर्वेदिक में जो इसका इलाज है वो एलोपैथिक में हमें नहीं मिला। मतलब हमें डायलिसिस भी बताया सीधा, लेकिन डायलिसिस से बच के हम आपके पास आए हैं और हमें मतलब है कि हम किसी से पता भी चला था आपका पता जो है डॉक्टर पुरुधमन का। डायलिसिस तो एक बहुत ज़्यादा तकलीफदेह प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ दवाएं रेगुलर खानी है, परहेज करना है, तो हमें 1 महीने में हम इतना दोनों जल्दी- चीज़ों में फ़र्क है। जी। अगर हम डायलिसिस करवाते तो सिर्फ खून साफ होता, जी जी किडनी वैसी की वैसी रह जाती। जी 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 हमने खून ना साफ करवाकर किडनी को पसंद किया, हमने किडनी पे काम किया। अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी क्योंकि किडनी ये काम कर रही है। जी जी ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि अगर हम डायलिसिस के ऊपर किसी ट्रीटमेंट को हम चूज़ करते हैं, किडनी को अगर पसंद करते हैं, किडनी को अगर हम काम करते हैं तो किडनी हमें उसका फल ज़रूर देती है। जी, वो आपका, अब आपने उसका ध्यान रखा है, वो आपका पूरे लाइफ टाइम ध्यान रखेगी। जी तो आपने खुद सुना कि क्रिएटिनिन लेवल 13 से 2.18 तक फॉल किया विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। अभी हुआ क्या, पहले इनकी कंडीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर केस दूसरे केस से अलग होता है। शाहबुद्दीन जी को किडनी की जो दिक्कत थी वो थी पहले CKD।
सीकेडी इनका पहले से चल रहा था। इनकी जो लेफ्ट किडनी है वो साइज में छोटी है। अब उस किडनी छोटी के साथ साथ अब क्या हुआ, स्टोन भी साथ में हो गए। स्टोन की वजह से जो किडनी जो यूरिन बनाती है वो बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से एक हाइड्रोनेफ्रोसिस इनकी बॉडी में तैयार हुआ और इतना ज़्यादा प्रेशर तैयार हुआ कि लेफ्ट किडनी काम नहीं कर रही, राइट किडनी में स्टोन की वजह से वो नॉन फंक्शनल हो गई। तो जो किडनी जो बॉडी में बन रहा था वो बाहर नहीं जा पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बीजे स्टेंटिंग करवाई। स्टेंट आप जानते होंगे कि हम एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे स्टोन बाहर आते रहते हैं। अब स्टेंटिंग हो जाने के बाद भी इनकी किडनी फंक्शनल नहीं हो पाई। तो ये क्या केस हुआ, AKI और CKD। जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ जो किडनी लेवल था वो नॉर्मल आना शुरू किया, जबकि इनको डॉक्टर ने डायलिसिस कह रखा था। और डायलिसिस के अंदर और हम जो ट्रीटमेंट किडनी का करते हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम डायलिसिस को चुनते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर तो क्या होता है कि हम सिर्फ खून को साफ कर लेते हैं, खून फिर से गंदा होता है, हमें फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है क्योंकि किडनी पे हमने ध्यान नहीं दिया। मगर अगर कहीं पर पेशेंट किडनी को पसंद करता है, किडनी का पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है, तो जो उसकी खुद की फिल्ट्रेशन यूनिट है, खुद की जो डायलिसिस मशीन यानी हमारी खुद की किडनी, वो दोबारा से काम करना शुरू करती है और हमें बाहर से डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता। ये जो चॉइस होती है ये एक मुश्किल चॉइस हो सकती है, मगर हमें इसको लेना पड़ता है, हमें अपनी किडनी पे काम करते रहना पड़ता है। तो किडनी लेवल का कुछ भी हो, हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ज़रूरत होती है अपनी बीमारी को समझने की कि आपकी बीमारी क्या है, किस वजह से है। और जब हम सही तरीके से इस पर काम करते हैं, हर चीज़ को, मेडिसिन को फॉलो किया, डाइट को फॉलो किया, तो हमें रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अब इसी के साथ हम शाहबुद्दीन जी का धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ जब हमें मिलें तो किडनी लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी टाइप की कंप्लेंट ना हो, स्टंट निकल चुका हो और बिल्कुल परफेक्ट अपनी लाइफ में वापस। सर इसमें भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सिर्फ डॉक्टर के नहीं होता, डॉक्टर के साथ पेशेंट अच्छा भी होना जरूरी है जी, अगर पेशेंट को डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, कोई भी दवाई अच्छी से अच्छी दवाई लगती नहीं है। सही बात है। क्योंकि जब वो उसे खा रहा है, उसे डाउट है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वहाँ पर कोई भी मेडिसिन, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की मेडिसिन भी काम नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भी है। ठीक है ना। तो एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कई चीज़ों का साथ में होना अच्छा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर हो, जी जी, अच्छा डायग्नोसिस हो कि बीमारी क्या है, अच्छी मेडिसिन हो और एक अच्छा पेशेंट, और एक अच्छे पेशेंट के ध्यान रखने वाले। जी अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं तो इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर इनमें से एक चीज़ भी फेल होती है जी जी, तो काम खराब हो जाता है। अब इसी के साथ आपसे हम चलने के लिए आगे जाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्रिएटिनिन कैसे डाउन हो सकता है, राइट ना। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, आप रिपोर्ट्स देखना और फिर आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि ये हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको अभी फिर बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये क्रिएटिनिन लेवल डाउन कैसे हुआ, एक पेशेंट में, 2 पेशेंट में, इतने सारे पेशेंट में कैसे हो सकता है। पहले आपने क्या करना है, अपनी बीमारी की पहचान की, आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। बीपी है, शुगर है, IgA नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, पहले उस बीमारी की पहचान करो। अब आपको पता है कि आपकी किडनी बीपी, हाई बीपी रहने की वजह से खराब हुई, तो अगर आपका बीपी हाई बना रहेगा तो कौन सा डॉक्टर आपकी किडनी को बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा ना, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तो पहला काम आज आप क्या करोगे, अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को हर कीमत पर कंट्रोल पे लेकर आओगे। अगर आप जो मेडिसिन ले रहे हो, बीपी की, शुगर की, आप चेक कर रहे हो हाई आ रहा है, शुगर आपकी हाई बनी हुई है, बीपी आपका हाई बना हुआ है, तो कोई ना कोई कमी ज़रूर है आपकी मेडिसिन में। वहाँ ज़रूरत होती है उसे चेंज करने की, उसे बदलने की या उसमें ऐड करने की। तो सबसे ज़रूरी काम कि अपनी बीपी, शुगर को हर कीमत पे कंट्रोल पे लेकर आना, वो क्योंकि उसी से किडनी ख़राब हो रही है, उसे ठीक नहीं करेंगे तो किडनी आगे ख़राब होती रहेगी, पहला काम। दूसरा काम, अब किडनी को समझने की कोशिश करो कि किडनी जो है ना वो भगवान ने हमें दी है। अब ये जो ऑर्गन होता है इसकी कुछ खूबियाँ होती हैं, इसकी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। इसकी खूबी होती है कि ये अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। एक इंसान की किडनी मान लो कि पस पड़ गई, उसके अंदर ख़राब हो गई, पथरी आ गई, ख़राब हो गई, उसको निकाल दिया गया, डॉक्टर ने कहा निकाल दो क्योंकि सड़ जाएगी अंदर, डॉक्टर ने निकाल दी।
एक किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट में क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। आपके पास तो 2-2 किडनी है, आपका क्यों बढ़ रहा है ना? वो इसलिए होता है क्योंकि किडनी के पास खूबी होती है अपने फंक्शंस को बढ़ाने की। जब हमने एक किडनी को निकाल दिया तो दूसरी किडनी ने पूरे शरीर का काम संभाल लिया और शरीर में गंदगी इकट्ठी होने नहीं दी। कैसे किया उसने? अपने फंक्शंस को बढ़ाकर। यही काम आपने अपनी बॉडी के अंदर करना है। मान लो क्रिएटिनिन लेवल आपका 4 है, 4 का मतलब होता है किडनी 60% तक काम नहीं कर रही, सिर्फ 40% किडनी काम कर रही है। अब इस 40% से अगर मैं इसका काम सिर्फ 50% तक बढ़ाता हूँ, मतलब 40 की जगह वो 60 का काम करना शुरू करती है, क्रिएटिनिन लेवल कितना हो जाएगा? 2, सिर्फ 50% इंक्रीज से, जबकि वो अपनी क्षमता की डबल तक काम कर सकती है। तो हमने समझना है कि हम क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए, और ये काम करना आसान होता है जैसे आपने रिपोर्टों में, पेशेंट की टेस्टिमोनियल में देखा। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपको ज़रूरत है अपनी बीमारी को पहचानने की, उस पर सही तरीके से काम करने की। अब एक सवाल पेशेंट में से बहुत आगे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम दवाइयाँ तो ले रहे हैं, फिर क्यों क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है? मैं उसका एक सोल्यूशन बताता हूँ, आज आप वो भी करेंगे। अपना प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का जो आपका पर्चा है वो निकाल लिया। अब एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करो कि कौन सी मेडिसिन किस पर्पस की है। अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिलती है जो किडनी फंक्शन पे काम कर सके, क्रिएटिनिन को डाउन कर सके, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, रीज़न कि ऐसी मेडिसिन अभी एलोपैथी में डेवलप नहीं हुई है। और यही रीज़न है कि मेडिसिन लेते हुए भी आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप मेडिसिन अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, कैल्शियम, एरिथ्रोपोइटिन ये ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे होंगे, प्रोबायोटिक्स ले रहे होंगे, बट कोई भी मेडिसिन क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए, किडनी फंक्शन को बढ़ाने के लिए आप ले नहीं रहे। तो इसी के साथ अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई, आपने बहुत कुछ समझा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हमें फूड्स का ध्यान रखना है, किस तरह से वेजिटेबल का ध्यान रखना है, किस तरह से हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।